कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट कर रहे थे, पोश पोश एक्ट, जिसे सेक्सुअल हरासमेंट भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 3 तक कर लिया था कि मतलब सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, और कुछ डेफिनेशंस करी थी सेक्शन 2 में, और इसका हिस्ट्री और बैकग्राउंड भी करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखना, तब इसको देखना, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपको फिर बीच में से समझ में नहीं आएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा सकूं, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 3 तक तो हो गया था प्रीवियस वीडियो में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4, चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब देखो क्या होता है कि पोश एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है, सेक्शन 4 से, ठीक है। क्योंकि लॉ तभी काम करता है जब कंप्लेंट सुनने वाला और डिसाइड करने वाली अथॉरिटी हो, और इसी अथॉरिटी का नाम होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है। एवरी एम्प्लॉयर ऑफ वर्कप्लेस शैल बी एन इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट कमेटी टू बी नोन एज द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। हर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैंडेटरी होता है कि उसको रिटर्न ऑर्डर देके आईसीसी बनानी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी ही है। ये मैंडेटरी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंडेटरी ऑप्शनल है, तो ये मैंडेटरी है कि हर एम्प्लॉयर को एक आईसीसी बनाना जरूरी है। जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ आईसीसी होना भी जरूरी है, बट एम्प्लॉय 10+ होने चाहिए, ठीक है। 10+ एम्प्लॉय होने चाहिए, तो वहाँ पे आईसीसी होना जरूरी है। अब एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ पर आईसीसी नहीं बनी है, मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनी है, तो कंपनी लॉ वायलेट कर रही है, ठीक है, रूल तोड़ रही है, तो सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब इसका प्रोविजो क्या कहता है, मतलब प्रोविजो होता है प्रोवाइडेड, ये क्या कहता है, चलो अब ये देखते हैं। ये कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्कप्लेस लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस डिवीजन और सब डिवीजन लेवल इंटर कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूट ऑल यूनिट और ऑफिसेज। अब देखो, एक कंपनी है, उसकी ना मल्टीपल ब्रांचेज है, मतलब ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। तो जितनी ब्रांच होंगी ना, हर ब्रांच और हर यूनिट में अलग आईसीसी बनेगी, मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी। देखो फॉर एग्जांपल ले लो, कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, और ब्रांचेस उसकी नोएडा, और ब्रांचेस कहाँ है, नोएडा और गुड़गांव में, ठीक है, गुड़गांव में। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, आपको कौन सा इसको पेपर में लिख के आना है, ठीक है। तो यहाँ तीनों जगह, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तीनों जगह ही आईसीसी बनेगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते हैं इसका सेक्शन 4 का सब क्लोज 2, कि इसकी मतलब कमेटी में कितने मेंबर होंगे, कंपोजिशन क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एग्जाम, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, कंपोजिशन ऑफ मेंबर। The internal committee shall consist of the following member to be nominated by employer। देखो जो आईसीसी बनती है ना, आईसीसी कंपनी जो बनती है, वो सॉरी कंपनी कह रही हूँ, आईसीसी कमेटी जो बनती है, उसमें जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो एम्प्लॉयर के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं। ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर who shall be a woman employed at senior level at workplace amongst the employee। तो इसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती है जो कि वुमेन होनी चाहिए, मतलब फीमेल होना कंपलसरी है, ठीक है, फीमेल होना कंपलसरी है। और कौन होगी, सीनियर लेवल एम्प्लॉय होगी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो सबसे सीनियर लेवल एम्प्लॉय होगी फीमेल, वो होगी, ठीक है, ताकि उसके पास अथॉरिटी और डिसीजन हो। अब मान लो प्रोवाइडेड डेथ कि वहाँ पे कोई सीनियर वुमेन अवेलेबल ही नहीं है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा, तो उसकी उनके ऑफिस, अदर ऑफिस से ब्रांच में कोई सीनियर होगा, वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कहता है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब थर्ड में ये कहता है कि अगर उनके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में भी कोई नहीं है तो कौन बनेगा, तो उनके
जो जैसे उनका कोई अदर एम्प्लॉयर हो, मतलब सेम एम्प्लॉयर हो, और उनका अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब एक आदमी एक 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 पर्सन दो कंपनी चला रहा है ना, और अलग अलग नाम से चला रहा है, तो अगर इसके सेम ऑफिस में नहीं है तो वो यहाँ से भी सीनियर फीमेल एम्प्लॉय ले सकता है। ठीक है, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर फीमेल ही होगी, चाहे कहीं की भी हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लो, तो अब जैसे मान लो स्मॉल स्मॉल फैक्ट्री है, उसमें कोई सीनियर फीमेल है ही नहीं, तो जो उसकी सिस्टर एंड कंसर्न कंपनी होगी तो वहां से ले लेगा। ठीक है, अब देखते हैं बी क्या कहता है। नॉट लेस देन 2 मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट एम्प्लॉय प्रेफरेबली कमिट टू द क्लॉज ऑफ वुमेन और हु हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क। बी क्लॉज बी कहता है मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर तो होने ही चाहिए, और प्रेफरेंस किसे मिलेगी? जो वुमेन वुमेन इशू समझे, वुमेन वुमेन के इशू को समझे, और जिसे सोशल वर्क और लीगल वर्क की नॉलेज हो, तो 2 मेंबर ऐसे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं। और ये देखो इसमें मैंने आपको ये वाला बी पॉइंट बताया ना, इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ले लो, जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव प्लस सीनियर सुपरविजन, दोनों एम्प्लॉय मेंबर हो सकते हैं अगर उन्हें नॉलेज है तो। यहाँ पे नॉलेज होना डिग्री होना दो अलग अलग बात है। कई पर्सन होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन नॉलेज भी होती है, तो इसलिए कहा गया है कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस दी गई है। अब देखते हैं सी। 1 member from amongst non-governmental organization or association committed to the cause of women of a person familiar with the issue related to sexual harassment. एक्सटर्नल मेंबर, एक एक्सटर्नल मेंबर होगा। ठीक है, एक मेंबर होगा किसी एनजीओ से या एसोसिएशन से, और वो भी क्या होगा? ठीक है, ये वाला मेंबर जो सी पॉइंट में, ये वाला मेंबर कंपनी का नहीं होता। ठीक है, ये कंपनी का नहीं होता, ये एनजीओ होती है, वुमेन राइट्स के लिए लड़ सके या कोई लीगल बैकग्राउंड हो। और इनका क्या रोल होता है? ये न्यूट्रल होती हैं और बायस नहीं करती। एक्सटर्नल मेंबर आईसीसी का बैकबोन होता है, ये आपको याद रखना है। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर शो बी नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन। ठीक है, अब ये कहता है कि एटलीस्ट आईसीसी जो कमेटी बनेगी उसमें एटलीस्ट 50% वुमेन होनी ही चाहिए। ठीक है, जेंडर बैलेंस इक्वल है। अगर टोटल मेंबर 4 हैं, ठीक है, तो मिनिमम वुमेन 2 होंगी। टोटल मेंबर 10 हैं तो मिनिमम वुमेन 5 होंगी। 50% तो चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 4 के सब क्लोज 3 पे। देखो मैं लाइन बाय लाइन आपको करवा रही हूँ, बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। प्लीज लेक्चर को शेयर करना, सपोर्ट करना। आप लोग देख लेते हो लेकिन सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, फोकस 3 देखते हैं। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। इनका टर्नओवर क्या होता है? मैक्सिमम टर्नओवर इनका होता है 3 साल। ठीक है, और ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है एग्जैक्ट पीरियड। ठीक है, लाइफ टाइम कोई भी वहाँ का मेंबर, आईसीसी का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखते हैं। अब मान लो जैसे वैसे तो मैक्सिमम 3 साल होता है, लेकिन कंपनी एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि 2 साल के लिए बनेगा, तो 2 साल वैलिड माना जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 4 का सब क्लोज 4। इसमें क्या कहता है? जितने भी मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे ना, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट और एसोसिएशन के, उन सबकी जो एक्सटर्नल मेंबर जो होते हैं, ठीक है, उन सबकी फीस पे करनी होगी। वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे। अगर कंपनी के हैं तो उन्हें तो सैलरी मिल रही है, लेकिन जो बाहर के आए जैसे एनजीओ से आए हैं तो वो फ्री में काम थोड़ी करेंगे। और ये प्रोविजन इसलिए लगाया गया है ताकि कॉम्पिटेंट लोग ही आईसीसी में आए। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 4 का 5 रिमूवल। यहाँ पे कहा गया कि रिमूवल कौन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिमूवल ऑफ आईसीसी मेंबर, कि मेंबर को रिमूव किया जा सकता है अगर क्या कर रहा है? कॉन्ट्रावीन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, अगर उसने सेक्शन 16 के प्रोविजन को तोड़ा है। ठीक है, या फिर उसने सेक्शन 16 की कोई इंफॉर्मेशन उसने लीक करी है, या उस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। ठीक है, या फिर उस पर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, या फिर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है। सेक्शन 16 क्या कहता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो अब ये पूछ सकता है कि सेक्शन 5 में ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिमूवल ऑफ आईसीसी मेंबर किस सेक्शन के उसमें दिया गया है? तो सेक्शन 5 में दिया गया है, लेकिन प्रोविजन कौन से कॉन्ट्राविन करेगा? वो सेक्शन 16 के। तो आपको ये याद रखना है। देखो अब इसमें इसमें ये क्या है, अब ये आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं चैप्टर 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमेटी।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमेटी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जब आईसीसी इंटरनेशनल कमेटी बन चुकी है तो लोकल कमेटी क्यों बना रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए ना, कि जब ऑलरेडी इंटरनेशनल इंटरनल कमेटी बन चुकी है तो यहाँ पे लोकल कमेटी की बात क्यों की गई है? अब मान लो, ठीक है, अब जैसे मान लो वो तो ऑफिस था, और इंटरनल कमेटी के लिए कितनी एम्प्लॉय होनी चाहिए? 10 तो चाहिए चाहिए, ठीक है। अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय नहीं है तो क्या होगा? तो वहाँ वो वाली फीमेल कहाँ जाएगी? ठीक है। या कोई डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही है, वो कहाँ जाएगी अगर उसके साथ कुछ होता है? तो इसलिए बनती है लोकल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है। आया आपको ये बात क्लियर? अब ये पोस्ट एक्ट का ना इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आ गए हम। देखो, लॉ तभी इफेक्ट होगा जब उसको अप्लाई करने वाली अथॉरिटी होगी, है ना। तो चलो, अब हम देखते हैं ये वाला सेक्शन। अब देखते हैं सेक्शन 5, नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर ऑफ डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। अब देखो, जैसे हमने सेक्शन 2 में पढ़ा था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट, ठीक है। तो सेंट्रल या स्टेट में गवर्नमेंट क्या करेगी? इनमें से किसी भी एक ऑफिसर को नोटिफाई करेगी। ऑफिसर कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। इस ऑफिसर को बोला जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इस ऑफिसर को बोला जाएगा, इन ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। आई होप आपको क्लियर होगा किस किस को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोला जाएगा। डीएम, एडीएम, कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, इनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोला जाएगा, और ये लोकल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर होंगे, ठीक है। ठीक, अब देखो, मतलब इंचार्ज होंगे, लेवल इंचार्ज, सिंपल ये समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 5 में सिंपल सा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नोटिफाई कर दिया। मतलब लोकल कंप्लेंट कमेटी किसके पास जाएंगे? अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन कौन होंगे ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन होंगे। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 6, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। देखो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की लीगल ड्यूटी है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, लोकल कंप्लेन कमेटी बनी है, ठीक है। अब वो उन सबके केस सुनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, लोकल कमेटी बनी क्यों थी? क्योंकि 10 से कम एम्प्लॉय हैं, तो उनके केस अब यही तो सुनेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। तो ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आया? अब अभी दो एग्जांपल देती हूँ आपको। देखो, एक एग्जांपल लो, एक स्मॉल वर्क प्लेस है, लाइक एग्जांपल एक ब्यूटी पार्लर है, उसमें सिर्फ 5 स्टाफ हैं, ठीक है, और ओनर हरासमेंट कर देता है, तो वो कहाँ जाएगी? ओनर ओनर थोड़ी उस अपने आप को कंप्लेंट देगा, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी थोड़ी उसे जजमेंट देगी या उसका केस लेगी। तो कंप्लेंट जाएगी एलसीसी के पास, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, एम्प्लॉयर एक्यूज हो गया, एक स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल खुद एक्यूज है, तो आईसीसी तो बायस हो जाएगी ना, क्योंकि एक स्कूल में 10 से ज्यादा भी होते हैं, तो यहाँ पे आईसीसी बायस हो जाएगी। तो केस कौन देखेगा? तो केस देखेगी आपकी एलसीसी। आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, ये मैंने आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर बता दिए हैं, ठीक है। अब एक ये वाला रह गया, सॉरी ये नहीं बताया, 6 का 2 देख लो। इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट 1 नोडल ऑफिसर। अब डीएम है, डीएम को इतने सारे काम होते हैं, अब जरूरी थोड़ी कि वो हर जगह जा पाए, अपना डीएम का भी काम करे और लोकल कंप्लेंट भी सुनता रहे। तो वो क्या करेगा? वो एक नोडल ऑफिसर हर ब्लॉक के लिए, तालुक के लिए, तहसील के लिए, रूरल के लिए, ट्राइबल के लिए, यहाँ के लिए एक नोडल ऑफिसर रख लेगा, ठीक है। उसका अब उस नोडल ऑफिसर का रोल क्या होगा? अब देखो, नोडल ऑफिसर का रोल होगा कि वो कंप्लेंट लेगा, ठीक है, और 7 दिन के अंदर अंदर एलसीसी को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोडल ऑफिसर जो कंप्लेंट लेता है वो कितने दिन में फॉरवर्ड करता है? तो वो करता है 7 दिन में, ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम्पल ले लो, एक विलेज की डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है, एक विलेज से एक लड़की आ गई है, कहीं कोटी में काम कर रही है, तो उसने तहसील ऑफिस में कंप्लेंट दे दी। तो नोडल ऑफिसर 7 दिन में ये कंप्लेंट एलसीसी को भेजेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखते हैं सेक्शन 6 का सब क्लॉज 3। देखो, जुडिक्शन ऑफ लोकल सेल एक्सटेंड द एरिया टू डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज कॉन्स्टिट्यूट। देखो, एलसीसी जो है ना, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के ही केस देखेगा, क्रॉस डिस्ट्रिक्ट जुडिशन नहीं देखेगा। मतलब अगर वो एरिया उसके अंडर में आ रहा है तभी वो केस देखेगा, अदरवाइज नहीं देखेगा। अब देखते हैं हम
सेक्शन 7 कंपोजिशन, टेन्योर एंड अदर कंडीशन ऑफ लोकल कमेटी। सेक्शन 7A क्या कहता है, देखो ये आप पढ़ लेना, मैं बता देती हूँ। 7A क्या कहता है, 7A कहता है चेयर जो लोकल जो चेयरपर्सन होगा ना LCC का, ठीक है, वो एमिनेंट वुमेन होगी, ठीक है, एमिनेंट वुमेन होगी। उसका सोशल बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, सोशल बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि कैसे केस हैंडल करते हैं। मतलब ये लगा लो एग्जाम्पल, सीनियर वुमेन एनजीओ एक्टिविस्ट प्लस LCC चेयरमैन, वो ये कहलाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका बी, 7 का 1 का बी। अब एक जो मेंबर होगी, 1 मेंबर जो होगी वो नॉमिनेट की जाएगी जो काम करती होगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे। ये आपको समझ में आ गया। जैसे म्युनिसिपल ऑफिस की फीमेल ऑफिसर हो गई कोई, तो वो चूज कर ली जाएगी, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। 7(1)(c) में 2 मेंबर होंगी आपकी एनजीओ की, और एटलीस्ट एक वुमेन होगी, ठीक है। और प्रेफरेंस वही लीगल बैकग्राउंड की दी जाएगी, ठीक है, जिसको सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज के बारे में पता हो। अब इसका ये देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। प्रोविजो क्या कहता है एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ नॉमिनी, जो एक मेंबर होगी ना वो कहाँ से बिलोंग करेगी, ये देखो, SC ST और अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करेगी, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी है इसमें। और एक इंक्लूसिव कमेटी बनाने के लिए, जैसे एग्जांपल ले लो, एनजीओ लॉयर हो गई, एनजीओ लॉयर फीमेल हो गई, और एनजीओ सोशल वर्कर हो गई SC कैटेगरी की, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, क्योंकि थोड़ा कंपोजिशन टफ है इसका। सेक्शन 1 का डी, सेक्शन 1 का डी क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होनी चाहिए एक तो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर होनी चाहिए, सोशल वेयर का वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसको जो मेंबर होगी वो कहलाएगी एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है, वो यहाँ की एक्स ऑफिशियो मेंबर होगी। कौन होगी, सोशल वेलफेयर, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में जो काम कर रही होगी वो एक्स ऑफिसर कहलाएगी, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 7 का 2, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी ऑफ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। इसमें जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 3 ईयर होता है, और ये फिक्स किया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन कौन होते हैं आप कमेंट में बताओ, ठीक है। अब देखते हैं 7 का 3, 7 का 3 क्या कहता है कि सेम ग्राउंड है ICC, मतलब कॉन्फिडेंस, जो ऊपर पढ़ाया था ना कि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना करे, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्रिमिनल केस ना चल रहा हो, ठीक है, और डिसिप्लिनरी एक्शन ना चल रहा हो, तो वो वहाँ का मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी LCC पर भी है, ठीक है। अब देखते हैं 7 का 4, इसकी फीस कितनी होगी, फीस और अलाउंसेस कितने होंगे इस मेंबर इस कमेटी के, है ना, वो देखते हैं। तो एनजीओ और चेयरपर्सन को पेमेंट मिलेगी अमाउंट और रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें सिर्फ यही है कि एनजीओ और जो उसके मेंबर होंगे ना उनको फीस मिलेगी अमाउंट रूल्स के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं ग्रांट एंड ऑडिट, सेक्शन नंबर 8, ग्रांट एंड ऑडिट, ठीक है। देखो, ग्रांट एंड ऑडिट, द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर ड्यू appropriation made by the parliament by law in this behalf make to state government grant of such sum of money as the central government may think fit for being utilized for the payment of fees referred in subsection 4 of section 7. The state government may set up an agency and transfer the grant, ठीक है, and the agency shall pay to the district officer, and some may be required for the payment of fees, allowances, and the fourth one is the account of the agency referred in subsection 2 maintain an audit in such manner in consultation with the accountant. देखो इसमें सिंपल कहा गया है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अमाउंट पे करेगी। फिर दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, फिर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी बनाएगी। तीसरे में पॉइंट में क्या गया है, उस एजेंसी से, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है उस एजेंसी से LCC के मेंबर को पेमेंट होगा, ठीक है। और चौथा क्या हो रहा है कि अकाउंट का प्रॉपर ऑडिट होगा, और किसके कंसल्टेशन पे होगा, ठीक है, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट, जो उस स्टेट का अकाउंटेंट होगा, या किसी की कोई बड़ा ऑडिटर के साथ मिलके उसका ऑडिट होगा।
सिंपल सा, आपको समझ में आ गया। पहला क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट ने एजेंसी बनाई, फिर वो एजेंसी जो कमेटी है ये एलसीसी के मेंबर को पेमेंट कर रही है, फिर चौथे में अकाउंट और अकाउंट का प्रॉपर ऑडिट हो रहा है। ठीक है, सेक्शन 8 बस इतना ही कहता है। और आपका चैप्टर 1 2 एंड 3 फिनिश हुआ। इसमें टोटल चैप्टर 8 हैं। ठीक है, आपके 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं ना। और बाकी के देखो चैप्टर 4 से मैं पूरा वीडियो कल लेके आऊंगी, क्योंकि फिर ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 4 5 6 मैं कल करवा दूंगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, थैंक यू।